बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। कल एडहॉक जजेस की जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने मंजूरी दी है। उसमें एक जो जज हैं जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, उनके हवाले से अभी कन्फ्यूजन थी, उसके हवाले से ख़बर आई है, वो आपके सामने रखेंगे। वो ख़बर जो है वो कितनी अहम है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से कुछ बड़ी ख़बर जो है वो आ रही है और आइंदा हफ्ता जो है वो उस हवाले से बहुत अहम है। क्यों अहम है, इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे और इसी के साथ हम जो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स हैं उनके हवाले से भी तफसीलन बात करेंगे। और जो पैनिक की कल हमने बात की थी, उस पैनिक के पीछे पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स भी हैं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, जो धांधली के खिलाफ जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। तीसरा हमारा मौजू होगा जो हुकूमत वक़्त ने पीटीआई पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाने की जो है वो वजूहात दी थी कि किन वजूहात की बुनियाद पर वो पाबंदी लगाने का इरादा रखते हैं, उन वजूहात पे बात करेंगे और आर्टिकल 6 पे भी बात करेंगे जो लगाने की बात की गई थी। तो 3 मौजूआत हैं हमारे, आप हमारे साथ रहिए। और तफसील में जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। आपको पता है कि 12 जुलाई को फैसला आया था, लेकिन 12 जुलाई को एक और बड़ा अहम काम भी हुआ था और 12 जुलाई को ही 4 एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जो जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिस भेजा गया था। उनको जो है वो बताया गया था कि 19 जुलाई को, मतलब गुज़श्ता रोज़ को इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। शुरू में जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मुशीर आलम, उन्होंने तो माजरत कर ली वक़्त के साथ साथ, और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल के हवाले से भी खबर कल आई कि उन्होंने माजरत कर ली, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। कल यूँ हुआ कि जो इजलास में सरदार तारिक मसूद 8-1 से उनको जो है वो जज बना दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो एडहॉक जजेस के हवाले से उनका मौक़िफ़ टोटल मुख्तलिफ था, और कल के इजलास में ही जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को 6-3 से जो है वो जज बनाया गया। लेकिन जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल के हवाले से मामला ये था कि उन्होंने इजलास से पहले जो कमीशन है उनको मुत्तले कर दिया था कि वो मेंबर नहीं बनना चाहते, और उन्होंने माजरत कर ली थी। लेकिन माजरत के बावजूद उनको जो है वो एडहॉक जज जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। जो इजलास है, इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो कुछ यूँ है कि इजलास के दौरान एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज जो है वो जो शुराका थे इजलास के, उनको व्हाट्सएप मैसेज दिखाया गया और उनको बताया गया कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एडहॉक जज नहीं बनना चाहते, और उन्होंने कुछ अपनी वजूहात भी लिखी और ये चीज़ अंडर डिस्कशन आई। लेकिन हैरान कौन था कि जो इनकार और माजरत के बावजूद उनको जो है वो जज लगा दिया गया, क्योंकि वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने दौरान मीटिंग ये कहा कि इन दोनों इनको जज ना लगाया जाए, अगर वो माजरत कर रहे हैं तो ठीक है, तो वो नहीं आना चाह रहे। लेकिन बाकी जो 6 मेंबरान थे उन्होंने मशरूत जो है वो उनकी मंजूरी दे दी। अच्छा, मशरूत मंजूरी ये थी कि जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल है उनसे चीफ जस्टिस पूछेंगे कि आप एडहॉक जज बनना चाहते हैं या आप नहीं बनना चाहते, तो उसके बाद उनको जो है उसके हवाले से फैसला हो जाएगा। फैसला तो हो चुका, लेकिन उनकी तैनाती का मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। अब खबर यह है कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल मान गए हैं। अच्छा, पहले भी रजामंद थे, फिर माजरत की, फिर मान गए। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे है, ये तो जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल ही बता सकते हैं, जो अब रिटायर्ड जो एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट के तैनात हो चुके हैं। ये एक अहम मामला था, लेकिन अब जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और सरदार तारिक जो है ये अब एडहॉक जज होंगे, क्योंकि खबर ये है कि मज़हर साहब जो है वो मान गए हैं। अब कैसे माने हैं, कैसे कन्विंस किया गया है उनको, या कन्विंस किए गए बगैर ही मान गए हैं? अगर मान गए हैं तो पहले माजरत क्यों की थी? माजरत भी बाकायदा तौर पर यह बताया जाता है कि पहुंचाई गई कमीशन को। तो बहरहाल ये मामला है, 2 एडहॉक जज जो है वो तैनात हो गए हैं।
जो पीटीआई थी मुखालफत कर रही थी, कुछ बार्स के वकला थे, बार काउंसिल के, पाकिस्तान बार काउंसिल के कुछ लोग थे, तो वो मुखालफत कर रहे थे, सिविल सोसाइटी में कुछ लोग जो है वो बात कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली अब 2 एडहॉक जज तैनात हो गए हैं। अब ये कहा गया था पीटीआई की जानिब से या मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कि उसकी तैनाती को चैलेंज करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें बहुत बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि इस एडहॉक जज की तैनाती अब जो है वो फॉर्मेलिटी के लिए कमेटी के पास नहीं जानी, बल्कि डायरेक्ट सदर के पास जाएगा, सदर नोटिफाई कर देगा। वो जो मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती होती है, ये उस तरह का मामला नहीं है। तो ये एक तो हो गया कि एडहॉक जज तैनाती हो गई। दूसरे मामले की तरफ आते हैं ट्रिब्यूनल्स के। अच्छा, ट्रिब्यूनल जो है इस्लामाबाद के हों या ट्रिब्यूनल्स जो है वो पंजाब के हों, तमाम की बहुत ज़्यादा अफादियत है, बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट किस पे है? मौजूदा हुकूमत पे इम्पैक्ट है। और मौजूदा हुकूमत सिर्फ जो है वो मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला आया है और वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला दिया है, अगरचे इलेक्शन कमीशन ने तो उसमें जो कल प्रेस रिलीज जारी की है, उस प्रेस रिलीज से ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना इनडायरेक्टली बना रहा है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना बना रहा है। इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, इनडायरेक्टली अपने जो रिजर्वेशन हैं वो उनके सामने रख रहा है, तो ये तो इस तरह हुआ था, तो इस तरह हुआ था। इनडायरेक्टली कह रहा है कि हमने गलत फैसला नहीं किया था, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। तो मुझे तो इलेक्शन कमीशन की कल की जो प्रेस रिलीज है, उस प्रेस रिलीज की बुनियाद पर सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होता हुआ भी मुझे तो नजर नहीं आ रहा। देखेंगे कि नजर हो गया तो फिर देख लेंगे हम भी, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह भी रख दिया कि हमारी जो कानूनी जो कमेटी है, वो लीगल कमेटी, वो देखेगी कि इसमें कोई कहीं पे आइडेंटिफाई करेगी एरर या कोई ऐसी चीज कि जिस पे अमल नहीं हो सकता, तो फिर जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट से भी रिव्यू कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे चलकर वो कहते हैं 41 कैंडिडेट्स, उन्होंने तो पीटीआई के जो सर्टिफिकेट जमा ही नहीं करवाए, तो उनको कैसे जो किया जा सकता है। फिर आगे चलकर वो बात की इलेक्शन कमीशन जो सब कर रहे थे कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के सामने थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, पीटीआई तो थी नहीं। तो ये वो मतलब बताया गया है जो सुप्रीम कोर्ट को कि जो ये मामला है। तो बहुत कुछ ना कहते हुए भी इलेक्शन कमीशन कह गया। अब देखना यह है कि क्या मुकम्मल फैसले पर अमल होगा। अब मैं बात वहां से शुरू कर रहा था कि पैनिक सिर्फ मखसूस नशिस्तें जाने से नहीं है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें तो थी नहीं, जो हुकूमत वक्त की वो तो थी जो है वो बाकी पोलिटिकल पार्टीज की, तो सिर्फ पैनिक उसकी वजह से नहीं है। पैनिक जो है वो ये है ट्राइब्यूनल्स अगर एक्टिव होंगे, अगर इस्लामाबाद के ट्राइब्यूनल एक्टिव हो जाए, जैसे जहांगीरी का जिन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में फैसला कर देंगे, अगर फर्ज करें 1 हफ्ते में ना भी हो, 1 माह में हो जाए, तो फिर भी फैसला जो है वो, क्या आपको लगता है कि फैसला जो है वो उनके हक में आएगा? एक ट्रिब्यूनल, एक भी हल्का जो है वो खुल गया और एक हल्के का भी रिजल्ट जो है वो कलअदम करार दे दिया गया, तो फिर जो है वो सवालिया निशान आएगा हुकूमत पर। फिर जो पंजाब है, पंजाब की चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा है कि हमारे जो 8 ट्रिब्यूनल जज हैं वो बरकरार रहेंगे। तो बरकरार रहने का मतलब ये है कि वो ये कह रही हैं कि हर जज इक्वली उनको जो है वो देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज होगा कि जी फलां नहीं तो फलां, फलां नहीं तो फलां, फलां नहीं तो फलां। कल मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि ये इलेक्शन कमीशन का क्राइटेरिया मुझे समझ नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर कह रहा है कि फलां नहीं तो फलां, फलां नहीं तो फलां। आप पैनल भेजें, उनमें से सिलेक्शन करेंगे, फलां जज हो जाएंगे, फलां निकाल दें। ये कैसे हो सकता है? क्या किसी जज को उस लिस्ट में से निकालने या किसी जज का ट्रिब्यूनल खत्म करने के लिए सिर्फ यह है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो खत्म कर दें? नहीं, ये नहीं होता। मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो है डिफरेंट चीज है। लेकिन देखना यह है कि जब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन बात वही पैनिक वाली आएगी कि 8 ट्रिब्यूनल्स जो लाहौर हाई कोर्ट के बनाए हुए हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, और जो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद का वो भी एक्टिव हो जाता है, और वो फैसले अगर 2-3 मंथ में कर देते हैं, 4 मंथ में कर देते हैं, तो उसके बड़े गहरे असरात होंगे। उसमें से 20% के फैसले भी अगर आ गए और कलअदम हो गए इलेक्शन, तो बहुत ज्यादा गहरे असरात होंगे। और खास तौर पर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका हल्का है, शहबाज शरीफ उनका हल्का है, हमजा शहबाज का हल्का है, मरियम नवाज उनका हल्का है। तो इन तमाम के बड़ी जो पीटीआई की जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है उनके हल्के हैं, उनके हल्कों के हवाले से इलेक्शन पिटीशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये एक बड़ा अहम मामला है। अब इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में 22 जुलाई से चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो समातें शुरू करेंगे, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक इन समातों को आगे बढ़ाएंगे। अब मामला इसमें यह है कि उन्होंने तय करना है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी
का ट्रिब्यूनल तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला दुरुस्त है या नहीं है। पहले तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था इलेक्शन कमीशन का फैसला, अब जो प्रोसीडिंग्स जस्टिस जहांगीरी कर रहे थे उनको भी रोक दिया और यह कहा है कि 22 जुलाई से ऑनवर्ड वो इस केस को सुनेंगे, इसका फैसला कर देंगे। अब एक तो जो इलेक्शन एक्ट है 2024 वो भी चैलेंज हो चुका है और जो ट्रिब्यूनल तब्दील किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला जो है वो मुअत्तल है फिलहाल। उसका फैसला जुलाई के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा, ये तयशुदा है। अब देखना है कि वो किस तरफ जाता है। क्या चीफ जस्टिस आमिर फारूक अपने ही नामजद करदा, अपने ही हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो है वो तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हैं कि जिसमें इलेक्शन कमीशन में दायर जो इलेक्शन पटिशंस थी अंजुम अकील खान की, उसमें जो इल्जामात लगाए गए थे वो संगीन नौइयत के थे। वो किसी तौर पे भी इलेक्शन इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसकी तब्दीली के हवाले से नहीं बनते थे। लेकिन क्या देखना यह है कि क्या मुत्तफिक हो जाएंगे चीफ जस्टिस आमिर फारूक और ये क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहेगा और इलेक्शन एक्ट 2024 में जो तरामीम हुई है उन तरामीम का भी फेट आपके सामने आ जाएगा कि वो किस तरफ जाती हैं। ये भी आखिरी हफ्ते जुलाई में इसका फैसला जो है वो हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल ट्रिब्यूनल्स अगर एक्टिव होते हैं तो हुकूमत के वक्त के लिए पैनिक है। अब आखिरी जो मौजू है, अच्छा इसमें मैं साथ ऐड कर दूं कि अगर हुकूमत वक्त ये समझती है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो एक दुरुस्त उनके पास मैंडेट है तो फिर मेरा ख्याल है उनको पैनिक की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस तरह ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि अक्टूबर नवंबर में जो है वो ये 8 फरवरी का इलेक्शन भी खोल देंगे जज। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं तो क्या कहा भी है कि अगर आप फॉर्म 45 के मुताबिक अपने आप को दुरुस्त समझते हैं मैंडेट को तो फिर तो मसला ही नहीं है। तो अगर मसला है तो फिर परेशानी है। तो तीसरा हमारा मौजू है वो है पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से जो 3-4 चीजें थी और आर्टिकल 6। अच्छा, पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से जो चीज़ें निकाली अभी तक को हुकूमत कंफ्यूज है। जो इसाक डार है उन्होंने ये कहा कि ये अभी इस पर हतमी फैसला होना है कि पीटीआई पाबंदी का हमने फैसला किया या नहीं। और दूसरा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्री मैच्योर ऐलान कर दिया गया है जो पाबंदी वाला मामला है। लेकिन इसमें जो 3-4 चीज़ें उन्होंने लगाई हैं कि किस बुनियाद पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। साइफर केस की बुनियाद पर वो कह रहे हैं पाबंदी लगाना चाहते हैं। साइफर केस हुकूमत वक्त अदालतों से हार चुकी है और उस पर कह रहे हैं कि हम जो है पाबंदी लगाना चाहते हैं। मैं तो हैरान हूं कि यही चीज जो है वो जब आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन बनाकर भेजेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस बुनियाद को, एक पॉइंट को कैसे देखेगी कि जब आप हार चुके हैं केस। दूसरा पॉइंट कि जो फॉरेन फंडिंग केस है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस क्या कहा जा रहा है, मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं कि ये फॉरेन जो लफ्ज है, जो वर्ड है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ कर दिया था कि ये फॉरेन मतलब गैर मुल्की फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है। तो आपने जो पाबंदी लगानी है वो फॉरेन फंडिंग से लगती है। तो अभी मतलब ये एक तो वर्ड भी चेंज हो चुका है कि ये ममनुआ फंडिंग केस है और ममनुआ फंडिंग केस भी इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। और जब तक इलेक्शन कमीशन से फैसला नहीं हो जाता कैसे जो है वो आप उस पर पाबंदी जो है लगा सकते हैं, ये भी एक सवाल है। बाकी आप देख लें, तोशाखाना का केस है, इद्दत का केस तो वैसे ही इंटरनली वो तो वैसे बरियत हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस है, वो अभी ट्रायल जारी है। 9 मई के केसेस में अभी ट्रायल जारी है। तो जब सारे केसेस जो है वो अदालतों में किसी न किसी जगह मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी के दौरान कैसे आप जो है वो उनको ये कह सकते हैं कि ये हतमी है। तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि आप पाबंदी के हवाले से जो सोच रहे हैं। अब आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 जो है उन्होंने कहा है कि हम जो अप्रैल 2022 में कासम सूरी जो है वो उन्होंने असम्बली तोड़ी, फिर जो प्राइम मिनिस्टर का एक्ट था, प्राइम मिनिस्टर से वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उसके बाद सदर थे आरिफ अलवी, उनका एक्ट था। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर जो है वो लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। और उस हवाले से उन्होंने कहा था। और अगर आप जो है वो डेफिनेटली अगर आप उस तनाजुर में उसको देखेंगे तो फिर तो 90 रोज इलेक्शन कराने का जो आईनी तौर पर, आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, उसको भी वायलेट किया गया है। फिर मेरा ख्याल है कि एक दूसरे पर जो है वो आर्टिकल 6 ही लगाते रहेंगे। असल में हालांकि आर्टिकल 6 जहां पे लगना चाहिए
वहाँ लगना चाहिए, वहाँ जो है वो लगाने के लिए तैयार नहीं होते। और आपस में बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें जो है वो आर्टिकल 6 लगाने के लिए किसी न किसी तौर पर जो है वो तैयार बैठी हुई हैं। तो ये हमारे 3 जो है वो मौज़ूआत थे। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।